हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का पहला लेक्चर करेंगे, जहाँ पर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ बेसिक बातें करेंगे। ओके, एक बात जिसके साथ मैं डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करना चाहूँगा कि डीएनए एक सेल डीएनए बनाता क्यों है, राइट। जब उसके बाद पहले से ही डीएनए मौजूद है, वो क्यों डीएनए बनाता है। वो डीएनए इसलिए बनाता है कि दो डीएनए अगर उसके बाद मौजूद हो तो वो डॉटर सेल में भी उस चीज़ को ट्रांसमिट कर सके, राइट। एंड एज ए रिजल्ट उसका जो प्रोजेनी सेल होगा वो भी उस डीएनए को लेकर अपना काम चला पाए, राइट। एज ए रिजल्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, राइट। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डीएनए से डीएनए बनता है, राइट। डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया। उन्होंने बेस पेयरिंग भी सजेस्ट किया कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला जो कॉन्सेप्ट जब मार्केट में आ गया तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचना शुरू किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, राइट। कैसे डीएनए रेप्लिकेशन चलता है। साइंटिस्ट ने एक चीज़ तो सोचा कि वाटसन एंड क्रिक ने जो बेस पेयरिंग दिया है वो बेस पेयरिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होगा डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, इस पूरा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए एंड इस बेस पेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए 3 मॉडल बना जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स। ओके, 3 मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एक है कंजर्वेटिव मॉडल, एक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। ओके, ये 3 मॉडल है। पर अब बात आएगा कुछ देर बाद कि इसमें से कौन सही है। कौन सही है जानने से पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या मॉडल है, ओके, या कौन मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन का कैसा प्रोसेस डिनोट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में 3 मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव मॉडल। पहला जो मॉडल है वो है, मैं अभी भी नहीं बताऊंगा कि कौन वाला मॉडल अंत में जाकर ग्रांटेड हुआ एंड टेस्टेड हुआ, वो बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं पहला मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें क्या बोला गया है आफ्टर रेप्लिकेशन पेरेंटल जो कॉपी है, पेरेंटल कॉपी एक एज इट इज रहेगा, ओके, उसके साथ एक न्यूली सिंथेसाइज कॉपी भी बनेगा, ओके। एंड ऐसे करके सेकेंड जनरेशन में भी, अब ए वाले पे सोचिए कि ए वाला तो ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम रेप्लिकेशन ए वाला एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड कंसीडर होगा। इसका एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगा एंड एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, ओके। सिमिलरली ए वाला फिर से एज ए पेरेंट कंसीडर होगा ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम रेप्लिकेशन एंड इस सेकेंड टाइम रेप्लिकेशन के समय भी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल ए वाला एज इट इज एक बार आएगा एंड एक न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉपी भी बनेगा, ओके। ये था कंजर्वेटिव मॉडल जो बोल रहा है कि पेरेंटल डीएनए का एक एग्जैक्ट कॉपी आएगा एंड एक न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉपी भी आएगा आफ्टर रेप्लिकेशन। ये है कंजर्वेटिव मॉडल। नाउ आता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोल रहा है कि पेरेंटल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो पहले खुल जाएगा, ओके। खुल जाने के बाद उसका ईच जो स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट काम करेगा एंड एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाएगा, ओके। एंड एज ए रिजल्ट 2 डॉटर स्ट्रैंड का जनरेट होगा, जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का जनरेट होगा, ओके, जस्ट लाइक दैट।
Okay, now after first replication, when they will go for second replication, so ये दो जो स्टैंड मिलकर एक डीएनए बनाया है वो दो फिर से खुल जाएगा ऐसे करके। नाउ इन दोनों को टेम्पलेट मान के फिर से न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का जनरेशन होगा ऐसे करके। यहाँ पर भी सेम घटना घटेगा। ओके, एंड डिस्पर्सिव मॉडल क्या बोल रहा है कि पेरेंटल जो स्ट्रैंड है या पेरेंटल जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके साथ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल का एक मिक्सचर होगा ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आपने इसको गौर से देखा तो आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ डीएनए का पार्ट न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, कुछ कुछ डीएनए जो है वो पेरेंटल पार्ट है। ओके, ये डिस्पर्सिव मॉडल है। डिस्पर्सिव मॉडल क्या बोल रहा है? डिस्पर्सिव मॉडल बोल रहा है कि हर एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा। ओके, सो विथ टाइम जब सेकेंड टाइम रेप्लिकेशन होगा ये बात चलता रहेगा। सो ऐसे करके टोटल 3 मॉडल आए ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात आती है कि कौन सही है कौन गलत है। सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेसेंसल एंड स्टेल जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन द ईयर 1958। जो एक्सपेरिमेंट क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बाद में बताऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल पे आधारित है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल के थ्रू बेस्ट एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोलाई को कल्चर किया। किसको कल्चर किया? इकोलाई सेल को कल्चर किया। ओके, एंड वहाँ पर नाइट्रोजन का जो सोर्स था उसमें हेवी नाइट्रोजन था, N15 आइसोटोप। ओके, सो इकोलाई को कल्चर किया गया N15 आइसोटोप कंटेनिंग मीडिया पे। इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट मिला अगर आप कोई भी सेल को एक पर्टिकुलर मीडियम पे फॉर ए नंबर ऑफ जनरेशन ग्रो कराएंगे तो वो सेल अपना डीएनए अपना प्रोटीन बनाने के लिए उस मीडिया से ही तो न्यूट्रिएंट लेगा ना। सो नाइट्रोजन यहाँ पर N15 है, इसका मतलब सेल डीएनए बनाने के लिए N15 नाइट्रोजन का ही तो यूज़ करेगा, राइट। एंड एज अ रिजल्ट उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन का जो मेकअप होगा वो सब N15 हो जाएगा। N15 दो बार क्यों लिखा? एक स्ट्रैंड के लिए एक N15, एक स्ट्रैंड के लिए एक N15। ओके, तो अब आप बोलोगे कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट पेरेंटल डीएनए जो है उसका जो डीएनए का नाइट्रोजन का मेकअप है वो N15 हुआ। ओके, सो नाउ अब उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मोर स्पेसिफिकली सेइंग सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस इन बाउंड डेंसिटी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। ओके, सो जिसमें भारी मॉलिक्यूल नीचे आएगा एंड क्या बोलूँ लाइट जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर में रहेगा। ओके, सो N15 मैंने बोला हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है तो वो नीचे ही बैंड क्रिएट करेगा। यस और नो? यस। नाउ उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस इकोलाई जिसको उन्होंने हेवी नाइट्रोजन मीडिया पे ग्रो करवाए रखा था उसको लेकर उन्होंने लाइट नाइट्रोजन मीडिया पे ग्रो कराया। ओके, उसके बाद आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखा। क्या देखा कि आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन उन्होंने फिर से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया एंड उन्होंने जो देखा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ था। उन्होंने देखा कि पहली बार जब उन्होंने इकोलाई सेल को एक हेवी नाइट्रोजन मीडिया पे ग्रो कराए रखा था वहाँ पर उन लोगों ने जिस पोजीशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब में बैंड दिखा था, अब जब उन लोगों ने एक लाइट नाइट्रोजन मीडिया पे ग्रो कराया है उस सेम इकोलाई को, वहाँ पर नाइट्रोजन का जो बैंड है वो थोड़ा ऊपर है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट एंड
जो टेस्ट ट्यूब में बैंड है वो एक ही है, ओके, इसका मतलब 2 बैंड नहीं मिला है। सो एज ए रिजल्ट एक चीज़ प्रूव हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो और जो भी हो कॉन्जर्वेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करके देखो, कॉन्जर्वेटिव में, चलो तुमको पिक्चर दिखाई देता हूँ, कॉन्जर्वेटिव में क्या था, पेरेंटल डीएनए से एक एग्जैक्ट पेरेंटल कॉपी बनेगा एंड एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट, पेरेंटल कॉपी मतलब N15 N15, इसका मतलब एक N15 N15 का बैंड तो आना ही चाहिए, ओके, एंड एक N14 N14 का बैंड आना चाहिए, ओके। सो चलो मान लेता हूँ कि जो थोड़ा ऊपर बैंड हमें मिला वो N14 N14 का है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक N15 N15 का बैंड भी तो नीचे मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिला। मिला क्या? एक ही तो बैंड मिला। इसका मतलब conservative model is not the model that can explain the replication of the DNA. So चलो अब देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव में कौन जीतता है। सो इस चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट लोगों को और एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करना पड़ा, ओके। सो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में एक कंक्लूजन आया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट कंजर्वेटिव। सो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या देखा गया? देखा गया कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद टेस्ट ट्यूब में 2 बैंड मिल रहा है। हाँ बेटा, क्या मिल रहा है? 2 बैंड मिल रहा है, ओके। सो वो 2 बैंड एकदम पहले जो जिस जगह पे टेस्ट ट्यूब में हमें बैंड मिला था वहाँ पर नहीं है, ओके। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि N15 का बैंड नहीं है, पर सेकेंड स्टेप में जहाँ पर बैंड मिला था वहाँ पर इस बार भी हमें एक बैंड मिला, ओके, एंड उसके ऊपर भी और एक बैंड मिला, ओके। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल अगर तुम उठा के देखो, हर एक टाइम एक हाइब्रिड कॉपी तुम्हें मिलेगा, राइट? क्योंकि हर एक डीएनए मॉलिक्यूल पे कुछ कुछ पेरेंटल डीएनए का पार्ट है एंड कुछ कुछ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का पार्ट है। इसका मतलब क्या? हर एक बैंड ही तुम्हारा N14 N15 होना चाहिए, ओके। एंड अगर ये होता तो थर्ड जनरेशन में भी तुम्हें N14 N15 का ही एक ही बैंड मिलता, 2 नहीं। पर तुम्हें तो यहाँ पे 2 बैंड मिला है। इसका मतलब क्या? डिस्पर्सिव मॉडल भी पॉसिबल नहीं है। सो क्या मॉडल हुआ? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हुआ। और एक प्रूव है कि थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में तुम्हें उस जगह पे बैंड नहीं मिला जहाँ पर तुम्हें एकदम पहले मिला था। इसका मतलब N15 N15 जो नॉर्मल पेरेंटल मेकअप ऑफ डीएनए है वो आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, सॉरी ये तो थर्ड राउंड नहीं है, ये तो सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पे नहीं मिल रहा है। सो अगर तुम्हें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को तुम उठा के देखो, सो पेरेंटल जो कॉपी है वो सेकेंड राउंड पे है ही नहीं, ओके। सो ये तो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने ये चीज़ प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। समझ में आया पूरा का पूरा चीज़, ओके। एंड एक चीज़ की मेसेंजर स्ट्रैंड रेप्लिकेशन करने के बाद ही ये चीज़ नहीं देख पाते थे कि हाँ भाई इस डीएनए का जो नाइट्रोजन का मेकअप है N15 N15 है। वो चीज़ उन लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करके ही दिखाया है, ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है समझ में आया होगा। एंड मीडियम जो उन्होंने नाइट्रोजन सोर्स के लिए यूज़ किया था वो था अमोनियम क्लोराइड, ओके। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके CSIR नेट के एग्जाम पे, ओके। क्योंकि यहाँ पर वो लोग सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो फॉलो करेंगे। यहाँ पर वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि सपोज डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, ओके, देन आफ्टर सेकेंड जनरेशन व्हाट विल बी द मेकअप ऑफ योर डीएनए। तो आपको लिखना पड़ेगा हाइब्रिड, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जानने से काम नहीं बनेगा। आप लोगों को सेमी कंजर्वेटिव भी जानना पड़ेगा, डिस्पर्सिव भी जानना पड़ेगा, कंजर्वेटिव भी जानना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर अपने वो जिससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपको पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है,
ओके, सो नाउ एक चीज़ मैंने मेरी क्लास 12 के टाइम पे यूट्यूब से सीखा था, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि दो चीज़ उस पर्टिकुलर सर ने हम लोगों को बोला था। सॉरी, मुझे तो हिंदी थोड़ा बहुत नहीं आता है। सो उन पर्टिकुलर सर ने हम लोगों को बोला था कि भाई तुम लोग एक चार्ट याद रखो जिससे तुम इंस्टेंट एमसीक्यू आंसर कर पाओगे। उससे पहले और एक चीज़ कि इकोलाई का 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन 20 मिनट पे होता है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा एग्जामिनर कितना राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ है ये नहीं बोलकर बोल देगा कि सेल इकोलाई है एंड 60 मिनट के बाद हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब 3 जनरेशन तक हमने रेप्लिकेशन कर चुके हैं। ये चीज़ भी तुम्हें याद रखना होगा। सो ये है वो चार्ट, बहुत यूज़फुल है कि जब 20 मिनट हो जाएगा जो है फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ऑल जो डीएनए है वो हाइब्रिड आएगा। ओके, जिसमें 2 हेवी स्ट्रैंड होगा, 2 लाइट स्ट्रैंड होगा। अगर आपने हमारे पिक्चर के साथ ये चीज़ मिला के देखे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये है एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। देखो 2 हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं, जिसमें 2 लाइट स्ट्रैंड होगा एंड 2 हेवी स्ट्रैंड होगा, राइट। नाउ 40 मिनट के बाद, इसका मतलब एंड ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, 2 हाइब्रिड 2 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। चलिए फिर से पिक्चर के साथ मिला के देखते हैं। सो हाँ, 2 हाइब्रिड 2 लाइट मॉलिक्यूल मिला है। सो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, 2 हाइब्रिड 2 लाइट मॉलिक्यूल। एंड वहाँ पर 2 हाइब्रिड में 2 हेवी स्ट्रैंड रहेगा एंड 2 लाइट, मतलब 4 लाइट स्ट्रैंड, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लाइट स्ट्रैंड, इसका मतलब टोटल 6 लाइट स्ट्रैंड। ऐसे करके 3 नंबर जनरेशन जो 60 मिनट के बाद हम लोगों को मिलेगा, वहाँ पर देखेंगे कि 1:3 पे हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए मॉलिक्यूल का रेशियो रहता है, जिसमें हेवी स्ट्रैंड रहेगा 2 एंड लाइट स्ट्रैंड रहेगा टोटल 14। ओके, सो ये चार्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, तो इससे इंस्टेंट आंसर करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ मेसेंसॉल एंड स्टेल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये था प्रोकैरियोट्स के लिए डीएनए रेप्लिकेशन। अब बेटा क्या था, प्रोकैरियोट के लिए डीएनए रेप्लिकेशन। सो एट द सेम ईयर, दैट इज 1958, टेलर नाम का और एक साइंटिस्ट थे जिसने भी प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, पर जो ट्विस्ट है कि उन्होंने यूकैरियोटिक सेल को लिया था, और यूकैरियोटिक जो भी बोले यूकैरियोट को लिया था टेलर अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसके साथ उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, एंड वो जो पर्टिकुलर यूकैरियोट को उन्होंने लिया था उसका नाम था विसिया फावा। ओके, और एक चीज़, अगर आपको बोला जाए कि कौन सा मॉडल ऑफ किस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो आपका आंसर होगा टेलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेसेंसॉल स्टेल ने कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ नहीं किया था, उन्होंने यूज़ किया था हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप। ओके, सो टेलर ने जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था वो था थाइमिडिन। ओके, सो यही था हमारा पूरा मेसेंसॉल स्टेल का एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल के थ्रू चलता है। ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का पहला वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोट्स के लिए डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।